नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी अपना अंकित कुमार नाम से एक चैनल शुरू किया गया है, जिसमें बहुत सारे चीज़ों को लेकर के हमने बात करने की बात कही थी। तो इसी जद्दोजहद में हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले हम विद्यार्थियों को लेकर के बात करें और विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। तो सोचा कि क्यों ना हम इस पर थोड़ा-सा पढ़ करके, समझ करके चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि आपके लिए ये चीज़ें कुछ आसान हो सकें। बहुत सारे बच्चों की समस्या बनी हुई होती है कि भई वो सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें? क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रह सकती है सिलेबस को कंप्लीट करने की? और मैं ये स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ और इसमें मेरे 6 पॉइंट हैं। मेरा ये मानना है कि इन 6 पॉइंटों के बीच में सिलेबस की बेस्ट स्ट्रैटेजी समा जाएगी। मेरी ऐसी उम्मीद है और मेरी ऐसी आकांक्षा है कि मैं इन 6 पॉइंटों में इन सिलेबस जैसी जो समस्या बनी हुई है बच्चों की कि कैसे सिलेबस को अपना कंप्लीट करें, वो समस्या का समाधान मिल सके। तो चलिए आज के अपने इस टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि आपको किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहिए या वीडियोज़ चाहिए, चाहे तो किसी भी टॉपिक पर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चाहे तो कोई सोशल इश्यू हो या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो। क्योंकि मैंने इस जब चैनल को बनाया और उसमें मैंने लिखा तो मैंने वही चीज़ ये चैनल उसी चीज़ को सोच कर के बनाया गया कि भई सब हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं हमारे सभी के लिए, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। चाहे तो वो स्टूडेंट हो या समाज के कोई भी इश्यू हो या कोई भी अन्य अदर हो। तो सोचा कि सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें, तो सोचा कि क्यों ना विद्यार्थियों को सबसे पहले इस चैनल की ओर से कुछ समाधान दिए जाएँ। तो बहुत सारे बच्चों की समस्या बनी हुई होती है कि भई उनका सिलेबस कैसे कंप्लीट करें वे बच्चे। तो उस चीज़ को देखते हुए आज अपना ये जो वीडियो है, वो सिलेबस कंप्लीट करने का सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये मैं काफ़ी पढ़ने के बाद चीज़ें तब आपके सामने लेकर के आया हूँ फ़िल्टर करके बिल्कुल। इसमें मैंने 6 पॉइंट रखे हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं इन 6 पॉइंट में आपका जो ये समस्या है उसको सोल्व कर दूँ। बस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पहली कि आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड, आप न्यूट्रल होकर के देखना। आप ये मत देखना कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। आप ये देखना कि हाँ, वो आप अपने तक सीमित रखें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। बस आप ये कोशिश करें समझने की कि हाँ, मैं सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूँ। अब सिलेबस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो सकता है, चाहे तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टेट किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। मैंने इन 6 पॉइंटों में बहुत सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। तो चलिए अपना इस टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। तो बस मैं आपसे एक गुज़ारिश करूँगा वो ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप किसी अन्य टॉपिक पे अगर चाहते हैं वीडियोज़, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं इस पर वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगा। चाहे तो वो कोई भी इश्यू हो आप लेकिन जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए, तो उस पर बात की जाएगी। तो चलिए अपना हम अब समय बर्बाद ना करते हुए केवल अपने जिस टॉपिक पर बात करने की आज बात रखी गई है, उसी पे बारे में हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है इस समय बच्चों की कि सिलेबस पूरा कैसे करें? या कम समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की सही स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है? इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि उनका सिलेबस बार-बार अधूरा रह जाता है, ठीक है? पढ़ाई करते तो हैं लेकिन कोर्स समय पर कंप्लीट नहीं होता। इस तरह के सवाल बने रहते हुए हैं। तो समझने वाली बात ये है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है ना। फिर उसके बारे में बात करेंगे कि गलती कहाँ हो रही है, पहले हमें वो चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, रोज़ पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो बस मेरी तो यही कोशिश है कि आप अपना इस सिलेबस की स्ट्रैटेजी को देखें और समझें और आपका जो भी फ़ायदा हो, मैं तो यही चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब देखो बहुत सारे बच्चे समस्या अपने साथ उत्पन्न कर लेते हैं, तो उसका कारण ये नहीं होता कि सिलेबस बहुत बड़ा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने दिमाग में एक बात बाँध लें कि सिलेबस इतना ही बड़ा होता है जितना आपका एग्ज़ाम है। क्योंकि सिलेबस ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही बना दिया जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के साथ में ही बनाया जाता है कि जिस एग्ज़ाम का आपका सिलेबस है, उसी के हिसाब से बनाया जाए। अब समस्या क्या होती है बच्चों के साथ? देखो बिना प्लानिंग के पढ़ाई करना, इम्पोर्टेंट टॉपिक की
प्रायोरिटी तय नहीं करना कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा नहीं है। एक साथ बहुत सारे रिसोर्सेज में उलझ जाना सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कि एक साथ कई सारे रिसोर्सेज वो ले लेंगे और फिर उसमें उलझन उनके साथ उत्पन्न होने लगती है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम कि भाई रिवीजन और प्रैक्टिस को सही समय ना देना। तो मैं आज जो लेकर के आया हूँ वो सारी चीज़ें इसी में कंप्लीट कर लेंगे हम, कि क्या चीज़ें सही रह सकती हैं क्या नहीं। तो मैं पहले बता दूं कि हम सबसे पहले जानेंगे कि सिलेबस को सही तरीके से समझें, इसका क्या मतलब है। सेकंड, पढ़ाई करने का सही तरीका अपनाइए। और थर्ड टॉपिक है डेली स्टडी प्लान कैसे बनाएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लाने की कोशिश की है। और चौथा पॉइंट हमारा होगा कि 30 दिन में सिलेबस को कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। और पांचवा, कि रिवीजन को कभी इग्नोर मत करो। देखो, हो सकता था कि मैं लिख करके लाता कि भी रिवीजन, और ज़्यादा आपको मैं इसमें मतलब सस्पेंशन क्रिएट करता, लेकिन मैंने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ चीज़ें लिखी हैं, और क्योंकि मैं आपको बस कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है। छठा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि सही योजना के साथ आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो चलिए अपने हम एक एक करके सभी टॉपिक पे बात कर ले रहे हैं। तो हमने, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, पहला हमारी जो लाइन है कि सिलेबस को सही तरीके से समझें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो देखो ये, हालांकि कुछ हो सकता है कि कैसी हेडलाइन लगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को, आपका कोई सा भी एग्जाम है, चाहे तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी की या पीसीएस या अन्य किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि भाई आपको पहले अपना सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि आप अपने सिलेबस को समझें। ठीक है। फिर उसमें क्या करना है, फिर उसके बाद सिलेबस समझने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका, कि अपने सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड कर लें। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट इसको और भागों में भी डिवाइड कर लें, लेकिन जितनी मैंने सोचा समझा, ये जितना मैंने पढ़ा या जितना मैंने आपके इस टॉपिक के बारे में खोज करने की कोशिश की, तो उसमें मैंने यही पाया कि आप अपने सिलेबस को पहले समझें, उसमें उसको 3 टॉपिक में बाँटें। देखो, समझेंगे तो उसके बाद ही आप किसी भी चीज़ को उस बाँट सकते हैं टॉपिक में। ठीक है। तो कौन-कौन से टॉपिक में बाँटना है? सबसे पहले बाँटना है इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो भी आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कैसे पता चलेंगे आपको? ऐसे टॉपिक जिनसे परीक्षा में बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आप कहेंगे कि साहब आपने तो सिलेबस की बात की है, अब यहाँ पर आपने मॉक टेस्ट कहाँ से ला दी इतनी जल्दी? देखो, आपको जब सिलेबस समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, यानी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। इसी के आधार पे आप समझ पाएंगे कि हाँ, आपका सिलेबस कैसा है और उसके कितने पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखना है और उसके हिसाब से आपको अपने सिलेबस को 3 भागों में बांटना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनसे प्रश्न, ऐसे ऐसे टॉपिक जिनसे परीक्षा में बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, पहला पार्ट ये हो गया, पहला टॉपिक हो गया। सिलेबस को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। ठीक है, जिनसे मतलब ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे परीक्षा में बार-बार प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा मीडियम, मीडियम टॉपिक होता है इसके बाद, जैसे कि कम, जैसे क्या मॉडरेट कह सकते हैं उसको। ठीक है। तो पहला तो टॉपिक हो गया आपका इंपॉर्टेंट, दूसरा हो गया मीडियम, और तीसरा हो गया आपका बिग टॉपिक। यानी कि आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बहुत बड़े टॉपिक होते हैं, और या फिर क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होंगे और उनका एग्जाम से क्वेश्चंस भी कम बनते हैं। ठीक है। तो देखो, अब कंप्लीट तो आपको पूरा करना है। ये मत सोचना कि आप 60% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिवाइड करना है अपना सिलेबस, फिर मीडियम टॉपिक, फिर बिग टॉपिक। ये 3 टॉपिक है कि आपको इन 3 टॉपिक में जब अपना सिलेबस आप डिफाइन करेंगे, उसके बाद अपनी तैयारी आगे सिलेबस को उसी के हिसाब से अपनी बांटें। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि पढ़ाई करने का सही तरीका अपनाइए। अब इन टॉपिक को कैसे कवर किया जाएगा, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो, बहुत सारे बच्चे ये भी कह सकते हैं कि भाई हम 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं। देखो, घंटे मैटर नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने कितना ऑब्जर्व किया
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कि पढ़ाई करने का सही बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, तो इसको भी मैंने 3 टॉपिक में बाँट लिया है। अपना 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया है कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा और थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, क्योंकि देखो अब आपने सिलेबस को समझ लिया है और सिलेबस को आपने बांट भी लिया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, मीडियम टॉपिक कौन सा और बिग टॉपिक कौन से हैं, यानी बड़े बड़े लेंथी या जो टाइम ज़्यादा लेते हैं वो टॉपिक कौन से हैं। फिर उसके बाद आएंगे कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले आप इनको 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप होगा आपको कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है आपका कि किसी भी चैप्टर को केवल याद करने की कोशिश मत करिए, पहला उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, पहला स्टेप ये है। फिर सेकंड स्टेप उसके बारे में बात करें तो शॉर्ट नोट्स बनाना। अगर आप सोचेंगे कि भाई आप लाइक ऐसा मान लीजिए कि आपने प्रधानमंत्री के बारे में आज पढ़ा, तो अब आप ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर किताब लिखना शुरू कर देंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा। हाँ, आपको डीपली उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा अच्छी तरीके से, तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझें। नेक्स्ट अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं। इतनी बात समझ गए, आई थिंक आपको समझ में आ भी रही होंगी चीज़ें। तो पहले आपको समझना है चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट को। सेकंड स्टेप क्या है, पढ़ाई करने के सही तरीके में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, सेकंड उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं बनाने हैं कि आपको लगे कि भाई मुझे बहुत सजा के बनाने हैं और बहुत ज़्यादा सवार सवार के रखने, नहीं, केवल आपको ऐसे बनाने हैं जिसे केवल आप समझ सकें, किसी और के लिए नहीं बना रहे हैं। क्योंकि जितने शॉर्ट नोट्स होंगे आपके पास, उतना ज़्यादा आप रिवीजन करने में आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप पूरी किताब ही छाप देंगे, प्रधानमंत्री के बारे में 10-12 पेज लिखेंगे, तो आप उसका रिवीजन कैसे करेंगे? क्योंकि आपने समझ लिया है कॉन्सेप्ट, जब आप रिवीजन पे आएंगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, मैंने इस पर बात कर ली है कि पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझें, उसके बाद अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं, जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, फॉर्मूलाज और ट्रिक्स कुछ छोटे छोटे नोट्स में लिखें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई थिंक समझ गए होंगे इसके बारे में आप। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से ही पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत हुई है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीके में मैंने बता दिया कि सबसे पहले इसको 3 स्टेप में बांटोगे। पहला स्टेप से कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझो, नेक्स्ट स्टेप है आपको शॉर्ट नोट्स बनाओ, थर्ड स्टेप है आपका प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब सबसे थर्ड टॉपिक है हमारा कि डेली स्टडी प्लान कैसे बनाएं। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है बच्चों की। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है 10-15 दिन अपना ये या 2-4 दिन अपना टाइम टेबल चलाता है, फिर उसके बाद गड़बड़ कर लेता है सारी चीज़ें। तो अभी हम बात करेंगे कि डेली स्टडी प्लान कैसे बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना आपके लिए डेली स्टडी प्लान में, वो है आपका सिलेबस पूरा करने के लिए रोज का टारगेट। आप अपना रोज का टारगेट बनाएं। अब देखो, ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ और जो मैंने चीज़ें सर्च की है, चेक की है, उसके आधार पर बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको कुछ मुझसे ज़्यादा बेटर पता हो, तो आप बिल्कुल उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ। तो डेली स्टडी प्लान में आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना रोज का टारगेट सेट करना है। अब ऐसा नहीं है कि टारगेट सेट करने में आप 1 घंटा 2 घंटे लगा रहे हैं, ये चीज़ आप भी जानते हैं गलत है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों की फालतू चीज़ों में अगर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो आप भी जानते हैं कि आपको लगेगा कि भाई मैं तो 12 घंटे तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मैं प्राप्त, मेरे पास कुछ भी प्राप्त हो नहीं पा रहा है। तो उसकी वजह यही है कि आप फालतू की चीज़ों में समय ना वेस्ट करें। ठीक है, तो सिलेबस को अपना रोज का टारगेट में बदलें। ये जो सिलेबस है पूरा, उसको अपना रोज के टारगेट में बदलें। अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो, अगर आप इसको तीन इसको भी 3 स्टेप में बदल दें, जैसे कि सुबह का समय और दोपहर का समय, शाम का समय और रात का समय, इसे 4 चीज़ों में बदल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रात में भी पढ़ते हैं, दोपहर में पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं। और आप भी जानते हैं कि इस समय आपको देखा ही होगा कि कट ऑफ कितनी हाई लेवल पर जा रही है। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डेली स्टडी प्लान को कैसे करना है कि सिलेबस को पूरा करने के लिए रोज टारगेट बनाना है
कि आज मुझे इतना टारगेट कंप्लीट करना है। तो इसे कैसे बदलेंगे आप, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लें डेली स्टडी प्लान को। सुबह यानी मॉर्निंग में, और सेकंड दिन का समय, दोपहर का समय कह सकते हैं, फिर शाम का समय, और अगला रात का समय। अब क्या क्या करना है इसमें सुबह के समय में। देखो सुबह के समय में हो सकता है आपको अलग अलग लगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आप उसे ध्यानपूर्वक एक बार सुने। सुबह के समय में क्या करना है आपको, नए और कठिन टॉपिक को लिए रखें सुबह का समय। सुबह का समय जो होता है, देखो आप भी जानते हैं, आपका माइंड भी फ्रेश होता है। सुबह को उठते हैं, नहाते धोते हैं, जो भी आप धार्मिक प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद आपका मन जो है सही हो जाता है। तो उसमें सुबह सुबह में आप अपने स्टडी प्लान में क्या कर सकते हैं, नए और कठिन टॉपिक के लिए चुन सकते हैं सुबह का समय। और दिन का समय आप कैसे रख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करने का समय रख सकते हैं। थर्ड, आपका शाम का समय पहले पढ़े हुए टॉपिक के रिवीजन के लिए रखें। अब देखो मैंने बता दिया, पहला सुबह का कठिन और नए टॉपिक को रखें सुबह का समय, दोपहर का समय प्रैक्टिस और क्वेश्चन सॉल्विंग रख लें, और शाम के समय में पहले पढ़े हुए को, अपना टॉपिक जो भी आपने पढ़े हैं उनको रिवीजन करें, उनका रिवीजन करें। और रात को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगले दिन का टारगेट जरूर बनाएं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने डेली स्टडी प्लान के बारे में बात कर ली है। रोज की छोटी छोटी मेहनत ही बड़े सिलेबस को पूरा करती है। इस तरीके से करोगे आप तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट कर लोगे अपना सिलेबस पूरा। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है आपकी कि 30 डेज यानी 30 डेज सिलेबस कंप्लीट स्ट्रेटेजी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैंने किस तरीके से बांटी है ये चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो 30 डेज सिलेबस कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो आपको महीनों को, अपने महीने को 30 दिन के, देखो मैंने इसमें 10 दिन एग्जैक्टली लिख रहे हैं, पर आप इसे कम भी कर सकते हैं, 7 या 8 दिन भी कर सकते हैं। उसका रीज़न क्योंकि देखो 1-2 दिन की इधर उधर हो ही जाता है, छुट्टी हो जाती है, या किसी कारण बस आप बीमार हो जाते हैं, या इसी तरह की और भी एक घर में कोई काम आ जाता है, तो आप भी जानते हैं, तो थोड़ा 1-2 दिन तो उधर इधर हो ही जाता है। ठीक है, तो आपको 30 दिन को किस तरीके से बांटना है, अपने हिसाब से बांट लें। मैंने महीने को एक सभी बच्चों के हिसाब से बांट दिया है, 10-10 दिन। ठीक है, यानी 30 दिन हो गए आपके, 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो अगर आपके पास 30 दिन है तो आप अपनी तैयारी को 3 हिस्सों में बांटिए। सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है, अगर आपके 7-7 दिन बैठ रहे हैं, 8-8 दिन बैठ रहे हैं, तो आप 2-2 दिन माइनस प्लस कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, देखो पहले 10 दिन में क्या करना है, सिलेबस को कवर करना है कॉन्सेप्ट प्लस नोट्स के माध्यम से। इसमें क्या करना है, पहले 10 दिन में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करें। ये पहले 10 दिन देखो बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, मैं देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए ये। तो पहले 10 दिन में क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इस पहले 10 दिन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें और शॉर्ट नोट्स तैयार करें। पहले 10 दिन में आपको यही करना है, समझ गए आप। पहले 10 दिन में आपको क्या करना है, पहले 10 दिन में आपको क्या करना है कि पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करें, सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और थर्ड शॉर्ट नोट्स तैयार करें। ये 3 चीज़ें आपके लिए मैंने बता दी हैं। मैंने ज़्यादा वास्ट नहीं बनाई ये चीज़ें, बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको देने की कोशिश की है। तो आप पहले 10 दिन में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अब जब अगले 10 दिन आएंगे तो तब क्या करेंगे, आपको जो पिछले प्रीवियस यानी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। जो पिछले साल क्वेश्चंस बने हैं एग्जामों में, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो देखने हैं आपको, यानी कि PYQ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, टॉपिक्स वाइज कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये इसमें मैंने चीज़ें बता दी हैं कि आपको क्या क्या करना है, PYQ लगाने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, और आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो टॉपिक वाइज करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो है इसमें, ये बीच के 10 दिन जो होते हैं ना, इसमें और अपना क्या काम करना है, आपको अपनी गलतियों को सुधारना है। आपने जो भी इन प्रैक्टिस में गलती की है आपको उसको इसी 10 दिन में सुधारना भी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट के 10 दिन की बात करें तो इसमें क्या करना है आपको, नेक्स्ट के 10 दिन में, अंतिम 10 दिन में क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, और वीकली टॉपिक को मजबूत करना है। आई थिंक समझ गए होंगे आप इसके बारे में। अंतिम 10 दिन में क्या करना है, आपको अपना जो नोट्स बनाए हैं, मैंने जो अभी आपको बताया था पीछे शॉर्ट नोट्स, उनका रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं,
ठीक है, अंतिम 10 दिन। और वीकली टॉपिक को मजबूत करना है, जो वीक आपके टॉपिक है ना उनको आपको कम मजबूत करना है। समझ गए सारी चीज़ें? मैं एक बार और बता रहा हूँ, अंतिम 10 दिन आपका अपना नोट्स जो बनाए हैं उनका रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देने हैं। नेक्स्ट, आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको मजबूत करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अब देखो, मैंने क्लियरिटी के साथ लिख दिया था। 5वां टॉपिक जो है कि रिवीजन को कभी भी इग्नोर मत करें, कभी भी इग्नोर ना करें रिवीजन को। अब रिवीजन को कैसे करना है, मैंने आपको डेली रिवीजन के बारे में भी बताया है, वीकली रिवीजन के बारे में भी बता दिया है, और रेगुलर मॉक टेस्ट दें और वीक टॉपिक को बार बार रिवाइज करें। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। देखो, हो सकता है कि ये वीडियो आपको कोई और अदर पर्सन शेयर ना करे, पर आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो देखो इस तरीके से कभी मत भागना कि भाई मैंने अगर कोई स्टडी के पॉइंट किसी को बता दिए तो मेरे साथ तो भाई कंपटीशन और बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सरस्वती कभी किसी के लिए गलत चीज़ें नहीं चुनती, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सरस्वती माँ के बारे में आप सभी जानते हैं। तो रिवीजन को कभी इग्नोर मत करें, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है आपके लिए। तो इसमें करना क्या है, आपको डेली रिवीजन करें और वीकली रिवीजन करें। आप डेली रिवीजन और वीकली रिवीजन में अंतर कर पा रहे होंगे, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ। रेगुलर मॉक टेस्ट दें, ठीक है, रिवीजन पे जब स्थिति आए तो, और वीक टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करें। ये 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब छठा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है आपके लिए, सही योजना के साथ आगे बढ़ें, सही योजना के साथ तैयारी आगे बढ़ाएं, ठीक है ना? आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हालांकि जब आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपने अपना गोल तो क्लियर कर ही रखा होगा, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो सही योजना के साथ तैयारी आगे बढ़ाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अपना इसमें, कि आप अपना गोल को क्लियर करें कि क्या आपको बनना है, किस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, किस एग्ज़ाम के लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने ये 30 दिन कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई अब मैं पहले इन 30 दिन जो मैंने दिए हैं आपको ये कंप्लीट करने हैं किसी भी कीमत पर। तो डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें, सफलता का पूरा फोकस रखें, ठीक है, सफलता पर पूरा फोकस रखें, क्योंकि आप भी जानते हैं इस समय ये बहुत चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट बस यही कहूँगा मैं तो यहाँ पर, कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी मेहनत को सही दिशा और सही योजना के साथ आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक आपको ये मेरी एडवाइस अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मैंने इसमें जो बात की कि सिलेबस को सही तरीके से समझें, इसमें आपको अपने सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें, आप ध्यानपूर्वक सुन लें। हो सकता है कि कुछ नए स्टूडेंट हो तो उनको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो। और इसके बाद भी कुछ आपको समझने में रह जाता है तो आप मुझे बेझिझक, चाहे तो बड़ा भाई माने, छोटा भाई माने, दोस्त माने, कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सिलेबस को सही तरीके से समझें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसको 3 पॉइंट में बांटें। इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं जिस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, मीडियम टॉपिक जिन्हें प्रैक्टिस के साथ मजबूत किया जा सकता है, और तीसरा बिग टॉपिक जो बहुत लेंथी होते हैं, क्योंकि पढ़ना तो उन्हें भी है। तो इन 3 टॉपिक में, इन 3 पार्ट में अपने सिलेबस को बांट लें। सेकंड, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या हो सकता है? पढ़ाई करने का सही तरीका आप 3 स्टेप में बदल सकते हैं। पहला, आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें। सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। थर्ड स्टेप, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझे, आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे कि देखो, किसी भी चैप्टर को केवल याद करने की कोशिश मत कीजिए, पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। डायरेक्ट ही याद करना, रटना शुरू कर दें, ये चीज़ गलत है। उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। सेकेंड स्टेप है हमारा, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और के नोट्स पर डिपेंड मत होइए,
मैंने आजकल कल्चर देखा है कि बहुत सारे बच्चे परचेज कर लेते हैं नोट्स। नहीं भाई, ये आपके ही काम आएंगे। समझने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हो सकें बनाने की कोशिश करो। थर्ड स्टेप है हमारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डेली स्टडी प्लान मैंने आपको बता ही दिया है कि आप अपने पूरे दिन को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सुबह का समय, जिसमें नए और कठिन टॉपिक को आप कवर करने की कोशिश करें, और जब दोपहर का समय आएगा तो उसमें प्रैक्टिस और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर सकें। शाम का समय पढ़े हुए टॉपिक को रिवाइज करें, और रात को अगले दिन का टारगेट जरूर बनाएं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो 30 डेज सिलेबस कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने बात की। तो आपको 30 दिन को 10-10 दिन में बांटना है, और पहले 10 दिन में क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करने हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, शॉर्ट नोट्स तैयार करें। ये पहले 10 दिन में करें। आप इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। ये 3 चीज़ें आप पहले 10 दिन में करें। उसके बाद क्या करना है आपको, अगले 10 दिन में क्या करना है आपको, अगले 10 दिन में नोट्स जो बनाए हैं उनका रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दें और वीक टॉपिक को मजबूत करें। अगले 10 दिन में क्या क्या करना है आपको, जो PYQ हैं उनको करना है, और आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, और अपनी गलतियों को सुधारना है। ये 3 चीज़ें आपको अगले 10 दिन में। अब लास्ट के अंतिम 10 दिन में क्या करना है, लास्ट के दिनों में क्या करना है, आपको नोट्स रिवीजन करने हैं। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करना है, और मॉक टेस्ट देने हैं, और वीक टॉपिक को मजबूत करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है कि रिवीजन को कभी इग्नोर मत करें। तो कैसे करेंगे रिवीजन, डेली रिवीजन करें जैसे मैंने बताया, वीकली रिवीजन करें, और रेगुलर मॉक टेस्ट दें, और जो वीक टॉपिक हैं उनको बार बार रिवाइज करें। छठा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, उसके लिए क्या करेंगे आप, सही योजना के साथ तैयारी आगे बढ़ाएं। अपना क्लियर करें गोल कि क्या आपको बनना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डिसिप्लिन के साथ आगे पढ़ाई करें, सफलता पर पूरा फोकस रखें। सही स्ट्रेटेजी प्लस नियमित मेहनत प्लस लगातार रिवीजन इज इक्वल टू सफलता की सबसे मजबूत नींव। आई थिंक आपको ये चीज़ें सही लगी होंगी। बस लास्ट में यही कहूँगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत को सही दिशा और सही योजना के साथ आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको कुछ प्रॉफिटेबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक जरूर दें। आपको 3 काम करने हैं अगर आपके लिए ये प्रॉफिटेबल चीज़ें लगी हों तब। पहला, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है। थर्ड बात जो वो ये कि आपको बताना है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पर किस पर वीडियो चाहिए। और हम मॉक टेस्ट कैसे देंगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, या मॉक टेस्ट कैसे दें। देखो मॉक टेस्ट कैसे दें या मॉक टेस्ट देने के बाद हम उसका एनालिसिस कैसे करें, इस पर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। आई बटन से देख सकते हैं, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और आपको ये एडवाइस कैसी लगी बताना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।